अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। महमूनी बासिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज जो है ना वो वीकेंड भी है और हमने भी कोशिश की है कि वीकेंड के अकॉर्डिंगली ही आज का जो पैटर्न है, आज का शो जो है ना उसको डिज़ाइन किया जाए। इस तरह के गेस्ट बुलाए जाएँ जो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हैवी चीज़ें आपके लिए आज हम नहीं लेकर आए हैं ताकि आपका भी वीकेंड अच्छा गुजरे और हमारा भी वीकेंड अच्छा गुजरे। लेकिन वीकेंड पे बात करने से पहले आज कुछ रिश्तों पे बात कर लेते हैं, दोस्तों के हवाले से बात कर लेते हैं। क्योंकि वीकेंड आता है ना तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा चलें फ़लाँ दोस्त को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कि वो फ्री है कि नहीं है, उसके साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, थोड़ी खुशी की बातें, थोड़ी दुख सुख की बातें करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ में बहुत से रिश्तों हमारी जो दौड़ है ना ज़िंदगी की, बहुत से रिश्तों से बंधी हुई होती है और ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बनाते हैं। एक दूसरे का साथ जो होता है वो हमारी ज़िंदगी को मज़ीद मज़बूत बुनियाद फराहम करता है। वैसे तो हर रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता है ना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पायदार होता है। इंसान की सोहबत या उसके दोस्त इंसान की पहचान होते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी के अखलाक या किसी के किरदार को जांचना है ना तो उसके दोस्तों को देखें कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो किस कंपनी में बैठता है। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो समझ लें कि वो इंसान भी अच्छा है, और अगर उसकी सोहबत बुरी है तो वो मनफी किरदार का हामिल शख्स हो सकता है। दोस्तों के साथ इंसान अपने हर किस्म के दुख, दर्द, गम, परेशानियाँ, खुशियाँ बांट सकता है। और बाज़ औक़ात जो बातें या जो मसाइल हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ हम अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। यूँ कह लें कि दोस्त इंसान के दुख दर्द का साथी होता है। अब दोस्ती किस तरह के लोगों के साथ करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब आप दोस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्ती करते वक्त दूसरे फ़र्द की अखलाकियात, मजहबी तौर एतबार, उनकी आदतों का जायज़ा ज़रूर लें। क्योंकि दोस्ती अगर महज नाम के लिए की जाए या सिर्फ मुआशरे में अपनी धाक बिठाने के लिए की जाए कि लोग ये देख कर कहेंगे कि वाह इसके तो बड़े बड़े लोगों के साथ जो है ना वो दोस्ती उठना बैठना है, तो याद रखिए कि ऐसी दोस्ती ना सिर्फ पायदार भी नहीं होती है बल्कि ज़रा सी ठेस से ना फ़ौरन टूट भी जाती है। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। और फ़िटनेस में सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है कि अब आपने अवॉइड करना है या फिर अब इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, वो सबसे पहले चीनी। और चीनी का इस्तेमाल जो है वो हमारा मौजूदा अहद में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। हर कोई कहता है कि जनाब अगर चाय पीनी है तो चीनी डाल के पिए, आपने को मीठा खाना है तो उसमें भी चीनी का इस्तेमाल होता है। मगर ग़िज़ा में इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार की मौजूदगी मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा भी बढ़ाती है। अब ग़िज़ाई और जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से वाइट शुगर को एक जहर करार दिया जाने लगा है। तो ज़रा सोचें कि जिम जाने वालों के लिए ये जहर कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए जब आप जिम जाते हैं, वर्जिश शुरू करते हैं ना, तो उनको सबसे पहले कहा जाता है कि चीनी से आप परहेज़ करें, ख़ास तौर पर अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए और जल्दी रिज़ल्ट चाहिए ना। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल एक तो वज़न बढ़ाने में उसका सबब बनता है, आपकी एनर्जी लो करता है, दीगर सेहत के मसाइल भी इससे हो सकते हैं। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि वाइट शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ख़ास तौर पर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जिम जाने के लिए, उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, ओवरऑल ये कितनी ख़तरनाक है हमारे लिए, और जो लोग चीनी अब खा रहे हैं वो किस तरह इसको अपनी लाइफस्टाइल से जो है ना उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस पर बात करनी है हमने, और इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट है, उनसे आपकी भी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान, चीनी के हवाले से आज हमने बात करनी, वाइट शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करनी है। वैसे तो बड़ी मीठी मीठी होती है, बड़ा कह लें कि स्वीट सी और मज़ा देती है, मतलब एक अच्छी एनर्जी आ जाती है। हमें तो लगता है कि हमारी एनर्जी बूस्ट हो गई है चीनी खा के या मीठा खा के, और हमारा मूड अच्छा हो गया। लेकिन ये बाद में जो हमारे साथ करती है वो आपने बताना है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि देखिए आप वीकेंड पे इतना लोगों को मुश्किल सवाल और उसके बाद जवाब जब मैंने देना है कि ये चीज़ें आप बंद कर दो। नॉर्मली हम जिम ज्वाइन करते कहते हैं जी हाँ अच्छा जी मैंने तो बहुत वर्कआउट किया है, रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ। अब उसमें ये नहीं ना देखते कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनमें चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब अगर आपने
सिर्फ फिटनेस को ही देखना है तो फिर भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो फिर भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन हम वो क्या कह लें, सिंपल वर्ड्स में 200 रुपये का मीठा जहर ला रहे हैं और अपनी रूटीन में हम लेके जा रहे हैं। क्यों? और आजकल महंगी भी हो गई हुई है। 200 रुपये सही आपने कहा, मुझे याद आ गया 200 रुपये हाँ, मैंने सुना था वैसे। हाँ, कीमत भी उसकी वैसे मैं बढ़ी लेके है। नहीं आता, घर वालों से सुना था ये हो। हाँ। अच्छा, उसमें ऐसा है, पहले तो हमें पता हो कि इस चीज़ के इस्तेमाल से नुकसान क्या है, ठीक है, फिर पता हो कि इस चीज़ को छोड़ने छोड़ना से कैसे फ़ायदा है। क्या हाँ, है। फिर फ़ायदा सबसे पहले मैं नुकसानात बताऊंगा। ठीक है। आपका ओबेसिटी, वेट बढ़ना, टोटली आपका स्वेलिंग के साथ बॉडी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है, Okay. कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL इंक्रीज होता है। ओके, फैटी लीवर, ये आपको मैं मेजर बता रहा हूँ, इसके डीपली भी है। आपका जख्म जो है ना जल्दी रिकवर नहीं करता। ओह उसके बाद डिप्रेशन इंक्रीज करता है। आप देखा होगा कि जब जैसे ही जिन लोगों के एंटी जो है हाइपरटेंशन पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये मेजर जो है ना आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हैं। एंजाइमर भी है, उसके बाद आपको कैंसर की तरफ ले जाने में भी किरदार अदा और करती शुगर है। भी तो हो जाती है ना इसके साथ ही। ऑब्वियसली तभी मैंने कहा ना कि हाँ, जख्म ठीक नहीं होता। सही तो है। जब आपका देखें टाइप 2 डायबिटीज इसकी रीजंस बनती है। मैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगा तो टाइप 2 जो है डायबिटीज वो भी उसमें हो वो सकती है। कन्वर्ट होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी फिर इसके हवाले से कोई एक्सरसाइज है वो भी हमें हम बता दें। कैलोरीज बर्न करते हैं आज ठीक ज्यादा, है, डन। इसको बहुत ज्यादा आपने कैलोरीज बर्न करनी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फिट रहें, स्ट्रांग रहें। अब करना क्या है, कैलोरीज हमने बर्न करनी है। इस प्लान को आप डाउनलोड कर लें, पूरे पैकेज को लोगों के साथ आप शेयर करें कि जो वर्कआउट नहीं करते उनको बताएं। ठीक है। हफ्ते में आपने 2 दफा करना है। ओके, अब वार्म अप भी इसी में, साइकिल सारी कंप्लीट इसको आपने करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करना है, लाइट से स्टेप्स आपने करने हैं एक रिदम में, लाइट से जंप अप। ये आपके 30 सेकंड 3 सेट्स आपने करने हैं। नेक्स्ट मैं स्विच करूंगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग इसको आपने थोड़ा सा स्पीड से करना है। ओके, लेट्स गो। स्टॉप वॉच अपने पास रख लें, वैसे मैं स्लो करूंगा, आपने भागना है। ओके, अब इसी को मैं स्पीड से करूंगा। स्टेप अप स्पीड से, स्टेप अप स्पीड से, स्टेप अप स्पीड से, इसको नॉर्मली आपने करना है। ये होगी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है। इसमें पता चलेगा आफ्टर 30 सेकंड क्या हुआ। Okay. इतनी देर में तो आई थिंक वहां तक भी हम भाग के हाँ। चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग हमने करनी है वेट या कुछ भी, फुटबॉल बॉल नहीं तो हाथों को इस तरह आप ग्रिप कर लें, डाउन। इसको स्लो डेमो में बताने लगा हूं, जैसे आप अप साइड आप थ्रो कर रहे हो किसी चीज को। 1, ओके, मेरे फुट की पोजीशन उस साइड से चेंज होगी। 2, 3, बॉल, वाटर बॉटल, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। 4, 5, इसी को आपने स्पीड से ले जाना है। जिस साइड से आप वेट को अदर साइड आप लेके जा रहे हो, आपकी फुट पोजीशन चेंज होनी ठीक चाहिए। है। क्योंकि जब आप अप जाओगे ऑटोमेटिकली आपका एंकल हील अप होगी। ओके, ओके, नेक्स्ट इसको आप अदर साइड स्विच में करता हूं। डाउन, आपका स्क्वाट्स, लेग्स इन्वॉल्व, ओके, अपर बॉडी इन्वॉल्व। ओके, आप इमेजिन करें किसी को यूं आप उठा के फेंक रहे हो। ओके, ठीक लेट्स है। गो। 1, 2, 3, 4। बाकी रेपिटेशन आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। ये एक्सरसाइज आपने वीक में 2 दफा करे, आपकी बॉडी में इनक्रेडिबल चेंज आएगा। लेकिन अभी एक्सरसाइज बाकी है, हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपने स्टेप वॉक करनी है। ओके, लेट्स गो। रिदम बना लूं। 1, 2, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही रहने दो ना, बाकी आप 3 सेट्स आपने करने हैं। लेकिन इसमें रूल्स आपने ये रखना है कि मिनिमम आपने ब्रेक लेनी, ठीक है। 20 सेकंड, इससे ज्यादा Okay. आपने ब्रेक नहीं लेनी। फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा बीट अप करेगा, हार्ट बीट अप होगी, हार्ट बीट अप होगी, फैट बर्न होगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। दैट्स अ फॉर्मूला। ओके, ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग पे मूव करते हैं। आज वीकेंड है, बर्न भी कीजिएगा। वेट ले लें, विदाउट वेट भी आप इनिशियल स्टेज पे आप कर सकते हैं। ये है आपके साइड्स ओवरऑल को फिट करने के लिए। अंडर आर्म टू लव हैंडल्स, ठीक है, स्लो डेमो, रिस्ट इनसाइड, नाउ ग्रिप 1,
स्ट्रेच अंडर आर्म, ओके 2, ओके अब इसी को स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 हो गए ईच साइड, ओके ओके आपने 30 ईच साइड आपने करने, हो गए टोटल 60, 3 सेट्स 20 सेकेंड ब्रेक आपने करनी है, ओके ओके। नेक्स्ट पंचिंग तो मैंने आपको बताया था, अब इसके बाद आपने करना है किक, इसमें इन्वॉल्व करनी, सेम मूवमेंट, इसमें 2 वेरिएशंस आपने करनी है। फर्स्ट मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था स्ट्रेट पंच करना है, लेकिन अब इसमें थ्रो अप करते हैं, आपके फ्लैबी आर्म्स इन्वॉल्व, इसको आपने शेप अप करना है, आपके वेट आपके हाथ में हो, कुछ भी कर सकते ठीक हैं, है। बॉटल कर ले, 1 अप साइड, आपकी मूवमेंट, आपके अंडर आर्म, आपकी साइड सारी इन्वॉल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईच साइड, मूवमेंट चलती रही। सेम आपने दूसरी साइड से करना है, बर्निंग अभी भी आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो बर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके ये था स्लो डेमो में। इसी को आपने स्विच करना है विदाउट ब्रेक, फ्रंट किक इन्वॉल्व करनी है, 1 2, थोड़ा सा मुश्किल होगा ठीक है। क्योंकि नॉर्मली रेंज आएगी यहाँ तक, हाँ तो जितनी इसलिए- आपकी रेंज है आप उतना ही रखें, हाँ। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। साइड से मैं बताता हूँ, ओके पाँव मेरा पीछे, देन अप, ये स्लोली चेंज होती जाएगी पोजीशन, ठीक है। ये नी स्ट्रेट होता जाएगा, लेग स्ट्रेट होती जाएगी, ओके ये बेसिकली MMA टाइप है, लेकिन ये एरोबिक वर्कआउट्स में आती हैं और स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट में। ठीक इस है। वर्कआउट को आपने करना है 45 डिग्री लेग Okay. बेंड करके कर ले, ओके देन स्लोली अप होता जाएगा। अगर आपने डॉक्टर से दूर रहना है, जवान रहना है, फिट रहना है, तो चीनी छोड़नी पड़ेगी और फिट रहिएगा। ये ट्रेनिंग आपने शायद स्कूल्स में कभी देखी होगी, टीचर कभी देते थे सजा, तो ये उसी का ही हिस्सा है। हमने स्क्वाट शेप में चेयर शेप ठीक बनानी है, मुर्गा बनना है। नो, वो साइड चेंज है। ओके गाइस, ठीक है। चलें मैं आपको पहले साइड से बताता हूँ। आपने होल्डिंग करना है क्योंकि आपका वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जिस दिन आपके कंट्रोल में आ गया, वेट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, ऐसे कर लें, ऐसे थी ना मिलती सजा। जी ओके, जाओ बाहर, ऐसे जाके सजा ले लो। ये तो सारे लड़के समझ सकते हैं ना। हाँ क्योंकि नहीं, उनको मुझे ही नहीं- ऐसे नहीं, उनको मुझे ही नहीं ऐसी मिली। सजा मिलती थी। नहीं, मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने देखा है। ओके, 10 सेकंड के बाद शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, Okay. नहीं तो आप इसको फ्री हैंड करें। Okay. स्ट्रेट आपने रहना है 10 सेकंड। अब फ्रंट पोजीशन, आर्च, बैक में आर्च आनी चाहिए, राउंडेड शेप नहीं। इसके लिए फ्रंट चेस्ट अप, फेस अप, स्ट्रेट पोजीशन में होल्ड। बातें करता रहता हूँ, आपको बताता हूँ। Okay. ओके, इस तरह आपने करना। आपकी बॉडी में इनक्रेडिबल चेंज आएगा। आप कहीं जाएंगे, पैसा लगेगा। मैं बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड करें और करके देखें। आपके वीक में 2 दफ़ा इस प्लान को करें। 300 600 कैलोरीज। आपकी डेली कैलोरीज 1600 होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें से आपका 300 ये और आपकी रूटीन के जो काम है 300 to 400 वो, 600 to 700 आपकी Okay. बन। तो इस प्लान को करें और चेंज करें खुद को, फिर हमें बताएं हाँ। कि क्या चेंज आता है। लेकिन एंड पे आपने वैक्यूम जरूर करना। ठीक है। ब्रीदिंग वैक्यूम, सेम लाइक अगेन। ओके, लेट्स गो। चेस्ट अप, ब्रीद इन। इसको आपने स्क्वीज करना है, कंट्रोल एंड स्क्वीज। कोर एब्डोमिनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्रीदिंग वैक्यूम। लोग करते हैं ओके जी, मैंने 500 लगा ली, रिजल्ट नहीं आया, 500 लगा लिया। ओके। ब्रीदिंग है, ब्रीद इन, आपको सांस खींचना है, कब फ्लो करना है, इसको आपने लर्न करना है। एब्डोमिनल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। याद रखिएगा, फैट 3 जगह पे स्टोर होती है, वो आपको पता है। सबसे पहले ग्लूट्स हिप पे, हिप्स पे, हाँ। हैमस्ट्रिंग पे, सेकंड आपका Abdominal. लोअर एब्डोमिनल
और तीसरा आपका फेस। खूबसूरत फेस पे आ जाती है। तो इसको आप कंट्रोल करें और हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम इसको आगे आपको और गाइड करें, और भी आपको गाइड कर सकेंगे आपने किस तरह अपने आप को फिट रखना है। तो आज हमने शुगर के हवाले से बात की है, रहमान ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया है, हमें भी समझाया है कि किस तरह आप घर पर रह के ये वाली एक्सरसाइज करें, पूरा पैकेज जो है ना एक्सरसाइज का ये करें, हफ्ते में 2 दफ़ा करें, तो एक दफ़ा करने से ही आपके जो 300 कैलोरीज हैं वो बर्न कर सकते हैं। तो ईजी एक्सरसाइज हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप ये बार बार देख कर जो है ना ये वाला प्रोग्राम आप ये कर सकते हैं। तो रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए हैं और इसके ऊपर हमें आपने पूरा करके भी दिखाया कि किस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका शायद कहीं ना कहीं हम शिकार होते हैं और हम उसको नाम किसी और चीज़ का दे देते हैं, डिजीनेस का नाम दे देते हैं। चक्कर आना एक परेशान कुन अलामत है जिसे अक्सर लोग वक्ती कमज़ोरी या फिर थकन समझ करना नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कई मुमकिन तिब्बी वजूहात छुपी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये कान के अंदरूनी निज़ाम में ख़राबी की वजह से भी हो सकता है और कभी ये दिमागी निज़ाम में किसी खलल की तरफ इशारा भी हो सकता है। कुछ केसेस में जिस्मानी कमज़ोरी भी इसका बाइस बन सकती है, मगर असल वजह क्या है ये किसी को पता नहीं होता। तो आज के प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको मदऊ किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चक्कर आने की जो बुनियादी वजूहात है वो क्या हो सकती है और किन सूरतों में फ़ौरी तवज्जो ज़रूरत होती है और ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि आया ये हमारे कान में कोई मसला है जिसकी वजह से ये चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई दिमाग में मसला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू। और साथ ही साथ डॉक्टर असमारा नदीम ने भी हमें जो ज्वाइन किया है। डॉक्टर असमारा, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से बात करना चाहूँगी, ये चक्कर आना, ये क्या, इसको हम तो बड़ा आम सा समझते हैं कि चले शायद थकावट हुई होगी, काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, चक्कर आ रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये क्या कोई बीमारी की अलामत भी समझा जा सकता है इसको? चक्कर आना ये बहुत मुख्तलिफ तरीके से हमें डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। किसी को लाइट से चक्कर तो हर बंदे ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जो चंद सेकंड रहे और आपको फील आया कि मैं शायद इम्बैलेंस हूँ, मेरा बैलेंस थोड़ा अनकंट्रोल है। इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन 98% जो चक्कर हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक किसी वजह से आते हैं। इसमें समझें कि 80 to 90% तो कान के अंदरूनी हिस्से में एक डिफेक्ट होता है जिसका साइंस में एग्जैक्टली पता है, और वो चक्कर शदीद होते हैं जिसमें आप खुद घूमते हैं, आपको लगता है या लगता है कि चीज़ें घूम रही हैं, और उसमें शिद्दत इतनी भी हो सकती है कि कै या दिल ख़राब होता है, हार्ट संकननेस है। हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है कि सफ़र करते हुए कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है। उसके लिए कि ज़्यादा खा पी के पेट भर के अगर आप बैठ गए हैं तो अपना सफ़र भी ख़राब करेंगे, बाकियों का भी ख़राब करेंगे। अब चक्करों के बारे में मेडिकल साइंस को 98% तक पता है कि क्यों आते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बिल्कुल के कोई कुछ भी कहे तो आपने पेशेंट की बात गौर से सुननी है। हर बंदे की किसी ख़ास वजह से होती हैं और वजह डिफरेंट हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो 3 वजूहात हैं, कान के अंदरूनी मसाइल जिसमें 80 to 90% हैं। इसमें छोटी एक क्रिस्टल्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएं तो डेफिनेट चक्कर आते हैं और बहुत शदीद आते हैं, इतने आते हैं कि आप गिर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए होते हैं। और इसका इलाज 99 नहीं 100% अवेलेबल है। सही है, साइंस को इतना तो पता है। कुछ है जो मिग्रेन से रिलेटेड है, साइकोजेनिक इशू से है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उससे भी चक्कर आते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा किसी का या शुगर कम होगी तो चक्कर फिर भी आएंगे। ठीक है। और वो लोग जिनकी डाइट बैलेंस नहीं है,
जो दूध नहीं पीते हैं, विटामिन डी नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर सोते नहीं हैं, ठीक है, उनको चक्कर आए आज नहीं तो कल आएंगे। अब लाइटर नोट पे ये बिल्कुल वो चक्कर नहीं है जो आप लोगों को देते हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं। लोगों ने सोचा हुआ कि नहीं चक्कर आम लोग उनको आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बॉडी में एक ख़ास किस्म की वीकनेस, डेफिसिट, कमी होती है तो तब आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वर्टिगो का भी कहा जाता है कि ये भी कोई बीमारी है क्या? ये 3 चीज़ें आम ही ये मेडिकल के वर्ड हैं। अच्छा, इनसे खौफजदा ना हो। ठीक है, आम बंदा कहता है चक्कर आते हैं। ठीक है, जो ज़रा ज़्यादा चक्कर होते हैं जिसमें चीज़ें घूमती है, आप उसको घूमती हम वर्टिगो कहते हैं। उसको डिजीनेस, गिड्डीनेस, वर्टिगो, WHO कहता है कि इसको भूल जाएं। ओके, मरीज़ की बात गौर से सुने कि उसको किस तरह के चक्कर आते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली आप डिपिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि किस वजह से आ रहे हैं। सही है। ठीक है जी, डॉक्टर अस्मारा की तरफ चलते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी तौर पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो साइंस एंड सिम्टम्स हमें चक्करों की सूरत में आ रहे हों और हम उसको डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, अच्छा, इस तरह होता है कि बहुत सारे दिमाग के ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें चक्कर बहुत कॉमन है। और जब हमारे पास एक पेशेंट कंटिन्यूस चक्करों के साथ वर्टाइगो जिसको आप कह रही हैं आता है तो हम डिफरेंट वर्कअप करवाते हैं। बीइंग अ न्यूरोलॉजी पर्सन, हमारा सबसे पहले ये होता है कि हम अपने दिमाग को रूल आउट करें। जो बेसिकली ज़्यादा ओल्ड एज लोग होते हैं जिनको डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और समटाइम्स पेशेंट का जो स्ट्रोक है, जो दिमाग के पिछले हिस्से का स्ट्रोक है जिसको पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक भी कहते हैं, उसमें वर्टाइगो बहुत कॉमन है। पेशेंट आता ही हमारे पास क्योंकि जो फालिज है वो बाजू टांग की कमज़ोरी के साथ आते हैं, लेकिन जो दिमाग के पिछले हिस्से का फालिज है वो अमूमी तौर पे बाजू टांग की वीकनेस के साथ नहीं, इस तरह वाले सिम्टम्स के साथ आता है जिसमें वर्टाइगो बहुत अलार्मिंग और बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है पेशेंट का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो दिमाग के पीछे के हिस्से का वो कहते हैं सेरेबेलम, दिमाग का एक हिस्सा है जिसकी अक्सर इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जिसको हम सेरेबलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से बहुत कॉमन है चक्कर आना। फिर इसके अलावा जो होता है दिमाग के कुछ ट्यूमर्स भी हैं जैसे मेनिंजियोमास, मेडलोब्लास्टोमास और एकॉस्टिक न्यूरोमास, जो 8th क्रेनियल नर्व, जो हमारे दिमाग की नस निकलती है जो हमारी हियरिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा डॉक्टर राशिद साहब, ये मुझे बताइए कि चक्कर के साथ साथ अगर आपकी क़ुव्वत समात भी मुतासर होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है, तो ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है? हमने जो ज़्यादातर चक्कर जो आएंगे 80 to 90% वो कान के अंदरूनी हिस्से में डिफेक्ट से आएंगे। सही है। शनाख्त बड़ी सादा सी है। सही है। एक पेशेंट आता है, उसकी आवाज़ भी बदली हुई है। अच्छा। उसके हाथ में ट्रेमर भी आ रहे हैं। ओके। उसको चलना भी आपके कमरे तक मुश्किल हो रहा है, व्हील चेयर पे आया है और वो कह रहा है जी 6 माह साल से मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, मेरी एक साइड भी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, या वैसे मुझे चीज़ें भी बहुत भूल रही हैं। ये दिमागी कमज़ोरी है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दिमागी की एलिमेंट हैं। सही है। वेरी रेयरली, वेरी अनकॉमन है दिमाग के ट्यूमर्स, स्पेशली ये जो एक्यूस्टिक न्यूरोमा, जो कान की सुनने की है नर्व, इसके साथ और बैलेंस वाली नर्व के साथ एक ट्यूमर बन जाता है। ओके। बट इट्स वेरी वेरी अनकॉमन। इसलिए हर पेशेंट को MRI CT स्कैन कराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकली पहले असेस करवाएं, जो भी बेस्ट डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, ENT वाला है, जनरल फिजिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, प्लीज़ फ़ौरन दिखाएं। अगर हीयरिंग भी साथ इन्वॉल्व है, अगर सोलो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बाकी सारी A1 है, एक पेशेंट चलता हुआ आया है, मोस्ट ऑफन चलती हुई आई है, 80% चक्कर ख्वातीन में ज़्यादा है। हाँ जी। और उन लोगों में बहुत ज़्यादा हैं जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जो दूध नहीं पिएंगे, जिनके विटामिन D ठीक नहीं होंगे, जिनकी नींद ठीक नहीं होगी। अक्सर आते हैं और हम कहते हैं अच्छा हमारा BP लो हो गया, शायद इसलिए चक्कर आ रहे हैं। इसमें नहीं है, अगर आप अपनी स्लीप A1 रखें, अच्छा, स्माइल ठीक रखें, ठीक है, सिंपल सी डाइट लें, ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल के लिए बचपन से लेके एंड तक दूध पीना समझें फ़र्ज़ है। उनका कैल्शियम
ये पाकिस्तान में इतनी कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी दुनिया में मसला है, हमारा तो बहुत बड़ा मसला है। दूध पिएं, विटामिन डी को स्काई हाई रखें, वेरी नॉर्मल रखें, आप बहुत सारे चक्करों से बच जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि अगर किसी को थोड़ा सा इम्बैलेंस भी हो रहा है और शदीद अटैक्स की सूरत में आता है और उसमें थोड़ा दिल भी ख़राब होता है और एक कान की समात भी कम हो रही है, तो ये मोस्ट ऑफन कान की एक डिज़ीज़ है, मीनियस डिज़ीज़। प्रॉस्पर मीनियर प्रोफेसर ने ये बताया हुआ है और ये काफ़ी डेकेड से इंसानों को पता है। अच्छा डॉक्टर अस्मारा, फिट्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। क्या फिट्स अगर आपको पड़ते हैं तो उससे पहले भी कोई ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको चक्कर आना शुरू हो गए हैं या कोई ऐसी चीज़ होना शुरू हो गई है? हाँ जी, फिट्स से पहले भी एक ऑरा, समटाइम्स फिट्स विद ऑरा होता है, विदाउट ऑरा होता है। अच्छा। तो ऑरा में यही होता है कि समटाइम्स आपको लाइट्स नज़र आती हैं, आप लिप स्मैकिंग करते हैं। जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक डिजीज़ है जिसमें हमारे दिमाग के ख़ास हिस्से में मसले की वजह से हमें झटके पड़ते हैं। तो उन झटकों से पहले जो ऑरा होता है उसमें यही है कि एक पेशेंट जो है ना अपने होंठों को स्मैक करने लग जाएगा या अपने कपड़ों को हिलाने लग जाएगा। तो ये एक ऑरा होता है। और बहुत सारी एपिलेप्सी के ये फीचर्स की वजह से आप पहले ही पता चल जाता है कि पेशेंट इज़ गोइंग टू हैव अ फिट। और आप अर्ली उसको स्टेबल कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज इन द पोजीशन कर सकते हैं। उसकी अर्ली ट्रीटमेंट, उसके लिए जो आपने कॉल फॉर द हेल्प करनी है, फॉर द एम्बुलेंस करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आपको एक दफ़ा चक्कर आए हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आना शुरू हो जाते हैं, फिर एक उनका स्पैम होता है कि उन्होंने इतने उसके लिए आने हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जब हमारे पास वर्टाइगो के पेशेंट आते हैं ना, तो हम उनको रूल आउट करते हैं कि वजह क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कान के मसले की वजह से वर्टाइगोज हैं, इसी तरह कुछ दिल के मसले भी होते हैं जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस होती है, पेशेंट ब्लैकआउट होता है, तो लोग उसको वर्टाइगो की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम उन जैसे अरिथमियाज चलते हैं, दिल का करंट चेंज हो जाना जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस हो जाती है पेशेंट को, तो हम सेक्शन करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं एंड देन वी रेफर द पेशेंट। ठीक है जी, कि आप हर चक्कर को सिर्फ चक्कर ना समझें, वो कोई बीमारी की अलामत भी हो सकता है, वो कोई आपको बीमारी की इशारा भी दे रहा होता है, तो इसलिए डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर राशिद ज़िया मौजूद थे, डॉक्टर अस्मारा नदीम ने हमें ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मारा, थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद कि आप भी आए और इसके ऊपर हमसे बात की है और लोगों को बताया है कि ये प्रॉब्लम है कि आप आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टोरीज़ हैं जो आप तक हमने पहुंचानी है, जिसके ऊपर अपडेट भी लेंगे। महकमा तालीम से हमें ख़बर ये आई है अभी कुछ ही दिनों पहले, जो है ना, लाहौर बोर्ड का जो मैट्रिक का नताइज है, रिज़ल्ट है, वो सामने आया। बहुत से बच्चे खुश थे, बहुत से बच्चे मायूस भी हमें नज़र आए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पोजीशन लेंगे या फिर हमारी जो नंबर्स अच्छे आएंगे। तो आपको बताएं कि 2,54,012 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था, जिनमें से 1,65,312 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और लाहौर बोर्ड में मैट्रिक इम्तिहानात में 65% उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। 65% कामयाबी का तनासुब निकला है। सरकारी स्कूलों की अगर बात कर ली जाए तो उनके तलबा की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूस कुन दिखाई दी है इस दफ़ा फिर से, क्योंकि 15 में से जो 13 पोजीशंस हैं लाहौर बोर्ड में वो प्राइवेट स्कूल के तलबा ने हासिल की हैं। तो सरकारी स्कूल के जो इंतज़ामिया हैं या तलबा हैं, या जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मयार तालीम बेहतर करना है, तो सरकारी स्कूलों के मयार तालीम को क्या हो गया है? क्यों नहीं पोजीशन होल्डर्स में वो लोग भी आते हैं, वो तलबा भी आते हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा ये कि पंजाब भर में 5,051 स्कूल सरबराहान को टेस्ट की बुनियाद पर इंचार्ज हेड जो है वो तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। तो इस पर भी बात कर लेते हैं, क्या सूरत हाल होगी, किस तरह तैनाती होगी, ये जो टेस्ट होगा ये किन बुनियादों पर लिया जाएगा, किस तरह का टेस्ट होगा, इस पर बात करने के लिए आतिफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, लाहौर में लाहौर बोर्ड का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, बच्चे कुछ खुश भी थे, कुछ परेशान भी हमें नज़र आए, लेकिन ये जो सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों की बात होता है, कंपटीशन चल रहा होता है जी, हमने पोजीशंस लेनी है और हमारा नाम आगे रहे।
तो इस दफ़ा फिर प्राइवेट स्कूल जो है वो मैदान मार गए, 15 में से 13 पोजीशंस उन्होंने ली हैं। तो सरकारी स्कूलों का मयार तालीम कहाँ चला गया भाई? देखिए, एक तो कंपटीशन प्राइवेट और सरकारी में है नहीं, क्योंकि जिस तरह जो अदादोशुमारी बता रहे हैं कि 15 में से 13 पोजीशन जो है वो प्राइवेट स्कूलों की, 2 जो है वो सरकारी स्कूलों की। और ये कहानी नहीं है, कई सालों से जो है वो यही सिलसिला हर चलता साल आ रहा यही होता है। अब गुज़िश्ता एक रोज़ पहले मैं एक जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक डॉक्टर साहब हैं जो सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़े हुए थे। अच्छा। तो वो शिकवा करते नज़र आ रहे थे कि कभी सेंट्रल मॉडल स्कूल की जो है 2 से 3 पोजीशन हर दफ़ा आती होती थी। अच्छा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, ना सिर्फ सेंट्रल मॉडल बल्कि जो दीगर स्कूल हैं, DPS है या दूसरे स्कूल हैं, कोई पोजीशन नहीं है। क्वीन मैरी देख लें, ये जो बड़े स्कूल्स हैं इनकी पोजीशन आनी चाहिए, अब नहीं है। अब प्राइवेट स्कूलों को देख लें, उनकी चंद ब्रांचेस हैं, वो फोकस करते हैं अच्छे बच्चों पर और उनको माहौल वैसा देते हैं, उनको अच्छी तैयारी करवाते हैं और पोजीशन उसकी आ जाती हैं। अब 2-3 निजी स्कूल हैं, उनकी चंद ब्रांच है, एक वो ननकाना से है, उसकी हर साल पोजीशन आती है। अच्छा, वाओ। तो अब एक स्कूल है या चंद स्कूल हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनके पास वसाइल भी थोड़े होते हैं, टीचर्स भी थोड़े होते हैं। दूसरी तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन में स्कूल भी इतने सारे हैं, टीचर्स भी इतने सारे हैं और फंड्स भी बेशुमार दिए जाते हैं। अब तो इतने सहूलियात होने के बावजूद जो है हम देखते हैं कि पोजीशंस आती नहीं, रिज़ल्ट जो है वो नहीं आते। हर दफ़ा दावे कर दिए जाते हैं कि अगली दफ़ा जो है वो नताइज शानदार होंगे, उसमें जो है अब पोजीशंस नज़र आएंगी। वज़ीर तालीम ने भी गुज़िश्ता साल भी कहा था, गुज़िश्ता साल फिर कोई 3 या 4 पोजीशंस थी, इस साल जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं जो वज़ीर तालीम हूँ, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों का भी। तो उन्होंने थोड़ा सा बदल लिया है कि मैं उनका भी वज़ीर तालीम हूँ। उन्होंने कहा उसका क्रेडिट भी मुझे दे दें कि प्राइवेट स्कूलों में अगर पोजीशन आ रही है तो मेरी वजह से ही आ रही है। मेरी वजह से आ रही है। तो जो अपने सरकार के स्कूल हैं उनको बेहतर करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार का स्कूलों की ये सूरत हाल है कि महकमा स्कूल एजुकेशन उनको आउटसोर्स कर रहा है, टीचर्स की शॉर्टेज है, रैशनलाइजेशन कर रहा है, उससे साथ परेशान है, टीचर्स की कमी है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो मैट्रिक और 9वीं और 10वीं में होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो है वो बेशुमार कमी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो नताइज फिर कैसे आएंगे? कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सेंट्रल मॉडल में पोजीशन नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अभी भी जो है वो सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, अभी भी कंपटीशन है, टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन उस तरीके से जो वो कारकर्दगी माजी में खासा था सरकारी स्कूलों का, वो नहीं है। मतलब कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए थी, हम तो कम होती जा रही है हमारी कारकर्दगी। अब लाहौर बोर्ड के ही जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल है उनसे पूछ रहे थे कि वो कहते हैं हम खुद जो है ये सरकारी स्कूलों से पढ़ कर आए। तो अब आगे जो सेक्टरी स्कूल है ये भी इस तरीके से ही जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। तो जब आप सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए तो आपको तो चाहिए कि आप फिर सरकारी स्कूलों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। होना चाहिए, होना तो यही चाहिए, मकसद भी यही है कि इनके बैठे हुए अफसरान का कि जो मेयार तालीम है उसको बेहतर किया जाए, जो नताइज आते हैं उसमें पता लगे कि सरकारी स्कूलों ने इतना परफॉर्म किया। और हर दफ़ा बजट में ऐलान किया जाता है कि हमने 300 अरब रुपया जो है वो स्कूलों के लिए रखा है, जिसमें तनख्वाहें भी हैं, डेवलपमेंट बजट भी है। 300 अरब रुपया जो है वो कहाँ जाता है, किस जगह पर खर्च होता है, उसके नताइज क्या आ रहे हैं? बच्चे जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ना सिर्फ ये 9वीं 10वीं 300 अरब रख कर भी बच्चों का नताइज नहीं सामने आ रहे। टीचर्स जो हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, रोते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारे पैसे काट लिए जाते हैं या हमें जो है ना वो मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। तो ये सारे ये देखे ना कि टीचर्स की जो बुनियादी जिम्मेदारी तो तदरीस की है, लेकिन वो सड़कों पर रहेंगे, वो कहेंगे जी हमें रैशनलाइज किया जाए, हमें जो है वो प्रमोशन वक्त पर दे दी जाए, हमें मुस्तकिल कर दिया जाए, हमारे जो खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो वो इसी में ही मसरूफ़ रहते हैं। अब ये दूसरी स्टोरी से थोड़ा सा पहले मैं इसको कि अब ये लगा रहे हैं टेस्ट की बुनियादों पर हेड, लेकिन असादा तंजीमों ने इसका बाइकआउट किया हुआ।
वो कहते हैं कि आप टेस्ट की बुनियाद पर जो हेड लगा देंगे तो जो जूनियर है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो सीनियर है वो नीचे चला जाएगा। आप पहले जो है अपने रूल्स को ठीक करें, फिर उसके बाद इस मामले पर आए। तो ये जो दूसरी स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि अब टेस्ट की बुनियाद पर जो है ना वो सरबराहान जो है वो हेड्स लगाए जाएंगे, तो टेस्ट किस तरह का होगा? अब जैसे आपने कहा कि जो टीचर्स एसोसिएशन उन्होंने बायकॉट किया है, तो वो उसका क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने तो फिर भी टेस्ट लेना है या नहीं लेंगे फिर? अच्छा, इसमें देखिए वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि जो हेड्स लगते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है स्कूलों को चलाना, तो उनको मेरिट पे लगाना चाहिए। सही है, ठीक है। अच्छा, मेरिट पे लगाना है तो फिर आपके रूल्स कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। आप उनको चेंज करें कि जो सीनियरिटी नहीं, हम हेड्स को लगाएंगे ही टेस्ट की बुनियाद पे। अच्छा, ये जब जो टेस्ट की बुनियाद पे सिलसिला शुरू किया गया तो असातिज़ा तंजीमों ने इसके ऊपर जो है शोर किया और उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया। अच्छा, 5000 से ज़्यादा स्कूल हैं और जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं वो 3500 के करीब हैं। तो जितने स्कूल हैं उतनी दरख्वास्तें भी नहीं आई। सही तो है। मकसद तो ये होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार है जो टेस्ट दें, उसमें से जो पास होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा, इंटरव्यू के बाद उनको लगाया जाएगा। ठीक है। अब उतनी दरख्वास्तें ही मौसूल नहीं हुई, टेस्ट तो उन्होंने मुनक्किद कर लिया, उसका इनेकाद तो कर लिया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ। जो शेड्यूल था उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अच्छा। वो लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप थे, टैब पर उनका टेस्ट लिए गए थे, तो जो पास होंगे उनके इंटरव्यूज़ होने थे। अब जो शेड्यूल है उसके मुताबिक भी महकमा स्कूल एजुकेशन को जो है तैयारियां मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उतने उम्मीदवार है ही नहीं कि जो इन सीटों के लिए पूरे हों और लग सकें। तो ये फिर हमने देखा, पहले भी हमने टीएनए देखा था, टीएनए टेस्ट के ऊपर असातिज़ा ने बाइकआउट किया था और बाइकआउट किया था, फिर महकमा स्कूल एजुकेशन को मजबूरन वो पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ी। ये भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। लग तो ऐसा ही रहे कि जब आप अचानक से पॉलिसीज़ को नाफिज कर देते हैं तो वो लगती नहीं है। अब रैशनलाइजेशन के ऊपर वज़ीर तालीम ने बड़े दावे किए कि 47,000 के करीब असातिज़ा जो है वो फालतू है या अजाफी हैं स्कूलों में, तो इनको वहाँ लगाया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की ज़रूरत है। तो फिर असातिज़ा ने इसके ऊपर शोर किया, पहले 25 हुए, अब 25 से भी जो 20,000 के करीब ये असातिज़ा आ रहे हैं। तो आप ख़ुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 47,000 असातिज़ा की ज़रूरत है, 20,000 का जो है वो इंतज़ाम हुआ है, और वो भी असातिज़ा जो है वो दिल से वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब वो दिल से जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो वहाँ जाके पढ़ाएंगे क्या? उनको यही सिलसिला रहेगा कि मैं किसी तरीके से घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि घरों से दूर होंगे। तो ये एक कशमकश जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसीज़ की वजह से मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब जो हमने आपके साथ शेयर की है। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दौर में बालों से जुड़े मसाइल जैसे बालों का झड़ना, रूखापन, कमज़ोरी या बेजान हो जाना ना एक हमारा आम मसला बनता जा रहा है। इसलिए मुख्तलिफ हेयर ट्रीटमेंट्स का रुझान बढ़ रहा है, जिनमें एक नाम हमें बार बार सुनने में आता है, ओजोन हेयर ट्रीटमेंट। लेकिन ये ओजोन ट्रीटमेंट है क्या ये वाकई बालों को जो है जड़ से मजबूत बनाता है और इसका असर जो है वो आर्जी है या ये देर पे होता है? इसी तरह दीगर मशहूर ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि हमें मिल रहे होते हैं मार्केट में, और मुख्तलिफ उनके जो है ना वो कीमतें भी होती हैं। तो आखिर ये ट्रीटमेंट किस हद तक सेफ़ है हमारी बालों के लिए, और कुदरती उसकी साख्त को किस तरह सही करते हैं, कितना नरिश करते हैं हमारे बालों को, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है अमारा शहजाद हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ, जो कि कह लें कि एक्सपर्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं और हेयर्स में भी हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारा आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा
आज हमने बालों के हवाले से खास तौर पर बात करनी है। साथ साथ हमारे सेट पर चल रहा है, कुछ और भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ हमारा करके भी आपको बताएगी। लेकिन अभी कुछ पूछ भी लेते हैं कि ये ओजोन जो ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट, ये है क्या? अच्छा, ओजोन ट्रीटमेंट बेसिकली जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी कॉम होती है। अच्छा। इसमें ओजोन रेज होती हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो इंक्रीज करती हैं, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करती हैं और आपकी रीग्रोथ को भी बेहतर करते हैं। अच्छा। लेकिन इसका जो यूज़ है वो आपको रूटीन में मतलब करवाना चाहिए, रेगुलर आपको ट्रीटमेंट के इसके सेशन लेने चाहिए। और बिलीव मी, ये ट्रीटमेंट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पीआरपी के लेवल का ट्रीटमेंट है। अच्छा। और ये पेन फ्री ट्रीटमेंट है, उसमें तो बल्कि पेन भी होती है। हाँ, उसमें तो वो इंजेक्शन जो है ना बिल्कुल, उसके थ्रू हाँ, पीआरपी होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल पेन फ्री ट्रीटमेंट है, ठीक है। और जो लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करा सकते वो भी हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसकी प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, फिर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं क्लाइंट्स पे। ठीक है। और ये क्या अभी नया ट्रीटमेंट आया है या ये पहले भी था? ये ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से है, लेकिन क्लाइंट्स को ये लगता है कि हम एक सेशन लेंगे तो मतलब हमारे बाल जो हैं वो ठीक हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है। देखें, हम रूटीन में कलर करवा रहे हैं, आयरन करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये हमें रूटीन में ही करवाना चाहिए। मतलब लाइक आप 1 मंथ में एटलीस्ट 1 सेशन जो है इसका वो मस लें। सही है। तो एक महीने में एक सेशन लेना चाहिए हमें। बिल्कुल। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ठीक है, उनकी रीग्रोथ नहीं हो रही होती, इसके अलावा डैंड्रफ के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व करता है। उसमें फिर हम जब हेयर क्लाइंट के चेक करते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको पर वीक सेशन लेना चाहिए, एटलीस्ट पर मंथ लेना चाहिए। सही है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट भी हो गया, तो आप उधर जाएं और हमें बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताएं कि हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन करा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये ओजोन रेस है, इसकी आप फील करें। ये अगर क्लोज ला के दिखाएं तो ये नज़र आ रही होंगी कैमरे में। अच्छा, ये ज़रा ये दिखाएं हमें। ये है, ये कॉम से बनी हुई है ये। हाँ, ये बिल्कुल कॉम बनी हुई है, ओके। ठीक है। और ये हम जब स्कैल्प में सेक्शन बाय सेक्शन करके इसका हम यूज़ करते हैं और इससे ये ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके हेयर की, स्कैल्प की अच्छा। वो फास्ट होती है। और जिससे आपका हेयर फॉल भी मैंने बताया आपको कि कंट्रोल होता है। बट ये है कि ये ट्रीटमेंट आपको जो है रेगुलर लेना चाहिए। और मैं ये भी आपको साथ मेंशन करूँगी कि ये ट्रीटमेंट करने से पहले बहुत सी केयर भी कुछ चीज़ों की करनी चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए, कि आपने ज्वेलरी वगैरह ना पहनी हो, आपके क्लाइंट ने ज्वेलरी ना पहनी हो, अच्छा। और फ़ोन का यूज़ ना करें वो ये ट्रीटमेंट करवाते वक्त, ठीक है। और दूसरा, ये जो क्लाइंट आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, हम उसकी पहले प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या उसको ब्रेसिस तो नहीं लगे हुए। अच्छा। हाँ जी, इस तरह के, जब या कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है, उसको स्टंट वगैरह तो नहीं डला हुआ, इस तरह के पेशेंट्स का भी हम ये ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करते, ठीक है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हम पूछते हैं और हम उनका ये ट्रीटमेंट नहीं करते। और ये ट्रीटमेंट जो है इसके रिजल्ट्स 100% हैं अगर आप इसको रेगुलर ट्रीटमेंट में मतलब करवाते हो। देखें, डाई वगैरह आप लोग करवाते रहते हो बालों में, आयरन इतना हम करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है इसको अगर हम रूटीन में करते हैं तो बिलीव मी ये पीआरपी के लेवल का एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसको हमने खुद भी थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। देखें, अब इसकी हाई फ्रिक्वेंसी कॉम करने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है ये फास्ट हो गई है, ठीक है। आपका स्कैल्प में अगर कोई एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल कोई मतलब कोई इश्यूज़ हैं इस तरह के, वो भी इसको ये ख़त्म करती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के फेस पे भी डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है। जब आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है वो आपके फेस की तरफ भी आती है, ये उसको भी ख़त्म करती है। जब आपका स्कैल्प क्लीन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी स्किन भी हेल्दी नज़र आएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये लग ऐसे रहे जैसे इसके अंदर से करंट निकल रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो आवाज़ ऐसे आ रही है ना कि ऐसे जैसे करंट है, बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन जो है वो फील होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम डन करते हैं। इसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये कॉम करने के बाद जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाती है तो हम इसके ऊपर करेंगे हेड मसाज। हाँ जी, हेड मसाज हम किस तरह से करेंगे वो हम पोटली हेयर ट्रीटमेंट के नाम से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक पोटली सी है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की हर्ब्स जो हैं वो ऐड की हैं। उसको हम हल्का सा वार्म करके सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो इनके स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। चलो फिजा अब अप्लाई करो। ये कॉम से हो गया है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके हेड की वो सारी हो वो गई बिल्कुल वो फास्ट हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है इनकी ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की। अब जब इंक्रीज हो गई है तो हम इसके ऊपर करेंगे हेड मसाज।
वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। फिर आपका जो स्कैल्प का जो ब्लड है वो और ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। उसके बाद फिर जब हम ये इसका मसाज करते हैं कोई ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टीमर सेट करेंगे ताकि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई हुई है और स्टीम के ज़रिए आपके स्कैल्प के जो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, वो ओपन होंगे और ऑयल जो है वो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होगा। ये भी आप क्लोज करके दिखाएं कि ये इसके अंदर हर्ब्स ऐड किए हुए हैं हमने इस पोटली के अंदर, और वो हम ऑयल के साथ इसको आपके स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट कर रहे हैं वो, ठीक है। और जनाब अब आपको पता है कि हफ्ते के रोज़ हम ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें कह लें कि जिद्दत आती जा रही है किस तरह की, और जो हमें देख रहे होते हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है कि उनको नई नई टेक्निक सुनने को मिलती हैं और वो समझ भी सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना इस करियर को ना आगे लेकर जाना है। तो आज हमने बात करनी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट शशका। अब ये होता है क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने जैसे बात की कि सालाना एक बजट भी आपको मिलता है, इवेंट्स करवाए जाते हैं, गेट टुगेदर होती हैं, इसी तरह कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी की जाती हैं कि कहीं पर प्लांटेशन कर दी, कहीं पर एजुकेशन के ऊपर पैसे लगा दिए कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी के हवाले से की जाती हैं। लेकिन वो जो सर्विसेज दी जा रही होती है ना, साथ ही साथ अपना कह लें कि लोगो भी लगाया जा रहा होता है, अपनी मार्केटिंग भी की जा रही होती है, तो वो वाकई कम्युनिटी सर्विसेज कहलाती हैं या फिर आप अपनी मार्केटिंग को ना आगे लेकर चल रहे होते हैं और ये शोशा होती है या शशका ही होता है? तो इस पर हमने बात करनी है। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, क्या CSR जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, ये वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर शोशा ही है, शशका ही है कॉर्पोरेट सेक्टर का? हाँ, ये देखने में तो शशका ही लगता है लेकिन ओवर द इयर्स ये इट हैज़ इम्प्रूव्ड, इट हैज़ बिकम प्रॉपर CSR। वो बल्कि अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता पाऊँ तो एंड्रयू कार्नेगी थे इन 1919 में, तो उनका इंतकाल हो गया। तो ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया अपनी बुक के ज़रिए और लोगों के ज़रिए कि कमाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। गॉस्पेल ऑफ वेल्थ उसकी बुक थी। तो उसके ज़रिए फिर उसने खुद से इसको करते हुए स्टेप लेते हुए 90% ऑफ हिज ओन वेल्थ जो थी वो कम्युनिटी सर्विस पर लगा दी। तो उसने कहा कि कारोबार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना इकट्ठे करना नहीं है। हम अगर कारोबार में पैसे कमा रहे हैं तो हमारे अपने लोगों की भी डेवलपमेंट होना चाहिए और कम्युनिटी की भी होना चाहिए। तो ये एक समझ लें शुरू में हल्का फुल्का साथ साथ चला। मुझे जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे जो अपना हमारा इस्लामी ज़कात का सिस्टम है वो बार बार मुझे हिट कर रहा था कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ज़कात मेड ऑफ इट। तो इसमें अगर हम वापस आएँ तो ये इनफैक्ट है तो यही, लेकिन इसमें किया क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर ने, एक ज़रूरी ये कर दिया कि साथ हम जो इन्वेस्टमेंट करें कम्युनिटी पर लगाएं, लोगों की किसी तरह से अपब्रिंगिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसके लिए ज़रूर ये काम करें कि हम अपना साथ मार्केटिंग भी लगाएं। दैट इज़ वाई अगर आप देखें तो CSR इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग में जहाँ बाकी सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और रिसर्च वगैरह आ जाती है, ये भी उसका हिस्सा है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि हम ये काम करते हैं, विच इज़ ओके। मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई ऐसा चीज़ आ रही है और फिर एक अच्छी चीज़ फैल रही है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सोसाइटी में डेवलप हो रही है, बड़ी और छोटी कंपनीज आके पैसे लगा रही हैं लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट पर। अब देखिए पाकिस्तान में भी हुआ ना, आप देखते हैं कई जगहों पर ये जब लगे होते हैं लोगों, तो वहाँ पर ख़वातीन की एजुकेशन पर काम हो रहा होता है, वहाँ पर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए काम हो रहा होता है। तो चाहे ये शशका हो, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन क्या ये वाकई शशका है या फिर अच्छी चीज़ है, या फिर ये बड़ी कंपनियां जो है अपने गुनाह धोने के वो उसकी एक टेक्निक है या फिर अखलाकी कह लें कि एक जिम्मेदारी बनती है या फिर ज़रूरत है? ये नोम चॉम्स्की ने बिल्कुल यही वाली चीज़ उसने कहा है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है कि उसके अपने ये गुनाह धोने के लिए फिर वो इमेज बिल्डिंग के तौर पे ये काम करता है कि देखिए हम इतने नेक हैं कि हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, तो ये वो लेके आता है, वो तो कहता है ये वाली बात। चॉम्स्की का हमेशा से ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लेकिन मैं ये दोबारा ये बात कहता हूँ कि ठीक है, उनके पास ये वाली चॉइस तो थी ना कॉर्पोरेट सेक्टर के पास कि आप किससे पैसे बहुत सारे कमाएं, आपकी जेबों से निकलवाएं, आपके मार्केटिंग के जरिए, सेल्स के जरिए, तो उनके पास ये चॉइस थी कि ये ना इन्वेस्ट करते। सो इफ़ दे आर ऑप्टिंग फॉर इट,
दैट्स अ गुड कॉज। आप देखें इसकी वजह से हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, हमारे एक सीनियर कोलीग थे, एक टेलीकॉम के CEO थे, उन्होंने, उनकी एक इंजरी हुई, बड़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ और वो डिसेबल लोगों में आ गए, व्हील चेयर पे आ गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करके इस CSR इनिशिएटिव को लगाया। तो आप देखें तमाम बड़ी कंपनीज में, तमाम बड़े प्लाजाज में आपको डिसेबल लोगों के लिए हाँ, वो तो जी उन्होंने बने पाथ हुए बना होता है नजर अलग आएंगे, से। हाँ। तो ये उन्होंने बहुत सारा काम इसके ऊपर उन्होंने किया। इसी तरह से हम बहुत सा काम ऐसे वोकेशनल जो हैं ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत सारी हैं। हम खुद कई कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए इसके ऊपर कार्य होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है। अब देखें UN की एक रिपोर्ट है WF की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, कि पाकिस्तान 148 मुल्कों में, ये हैरानकुन रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, 148 मुल्कों में उन्होंने एनालाइज किया। उन 148 मुल्कों में 148वें नंबर पे है किस चीज़ में, कि वेल्थ जो डिस्पैरिटी है उसके अंदर, यानी मर्दों को ज़्यादा पेमेंट मिल रही है, इनकम है, और ख़वातीन को कम मिल रही है। लेकिन ये CSR मुझे लगता है कि शहरों तक महदूद है, क्योंकि बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज भी यहाँ तक होती हैं, जो देहात है, पसमानदा इलाके, वहाँ पर तो नहीं होता। तो फिर ये आपको नहीं लगता खुला तजाद है? नहीं, आपने बात सही की है। असल में एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करूं तो इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रीच का। हाँ। छोटे शहरों में, गाँव में, दूर दराज जाने में वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपको मिले हैं कंपनी की तरफ से CSR के लिए, और 85 अगर ट्रैवलिंग पर और लोगों की उस पर लगना है सारा कुछ, तो वो मुश्किल होता है। बट देयर इज अ सोल्यूशन। अगर आप नेक नीयति से काम करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। हम लोग खुद भी करते हैं। ऑनलाइन जब हमने कोर्सेज कुछ लॉन्च किए कुछ रिसेंटली, उसमें रीच का मसला ही खत्म हो गया। कैसे? देखिए अच्छा, ऑनलाइन कर दिया। मैं अगर यहाँ पर बैठ के ट्रेनिंग करता हूँ ऑनलाइन, तो सक्खर के निवाह में अगर कोई एजुकेटेड खातून है या बंदा वहाँ पर है, तो वो ऑनलाइन आपसे ट्रेनिंग ले सकती है। सही है। और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं इसके ऊपर। तो आपको ये वाली जो, जैसे आपने बात की है, अब ये वाला मसला नहीं रहना चाहिए डिजिटलाइजेशन के बाद, कि जी अब हम वहाँ पर नहीं पहुँचते। वैसे तो पाकिस्तान में 90s में ही हो चुका है कि बड़ी कंपनीज दूर दराज के इलाकों में पहुंच के उन्होंने वाटर प्लांटेशन वाला काम किए, और बहुत सारे ऐसे किए हैं। तो ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप ऑनलाइन वो काम कर लें, लेकिन इस चीज़ को बहाना ना बनाएं कि हम छोटे एरिया तक रीच नहीं जा सकते हैं। चलिए मज़ीद भी हम इसके ऊपर बात करेंगे CSR के ऊपर। हमारे साथ जैसे हमारा भी मौजूद है, तो हमारा जो ओजोन हेयर ट्रीटमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है हमारा? हाँ जी, अब हमने मसाज के बाद इनको स्टीम दे दी है। ठीक है, अब स्टीम के तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हम स्टीम देंगे। ये भी बालों पे डिपेंड करता है। वही मैंने आपको बताया कि घर में आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये भी बालों पे डिपेंड करता है कि अगर बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो हम थोड़ा सा स्टीम को टाइम ज़्यादा दे देंगे। अगर बाल नॉर्मल हैं तो फिर हम कम स्टीम देंगे। अच्छा, उसमें ये भी होता है कुछ लोगों के स्कैल्प में एक्नी वगैरह का इशू होता है, बारीक बारीक की एक्नी होती है बालों में, हाँ, स्कैल्प में। तो फिर हम ये करते हैं कि उन लोगों को हम स्टीम नहीं भी देते, हम उनको स्टीम अवॉइड भी कर देते हैं। और हम सिर्फ स्कैल्प पे भी एक्नी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी एक्नी होती है, बारीक बारीक से दाने, इन्फेक्शन होता है। बहरहाल ये इन्फेक्शन जो है, ये ट्रीटमेंट इसको ख़त्म करेगा, बट हम उसमें से जो स्टीम है उसको स्किप कर देंगे। तो जस्ट शावर कैप पहना देंगे। अब इनकी स्टीम ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद अब हम शावर कैप पहनाएंगे और फिर शावर कैप के बाद इनका हेयर वॉश होगा। हेयर वॉश में भी हम जो शैम्पू वगैरह यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेयर यूज़ करेंगे। और सल्फेट फ्री वैसे आपको शैम्पू यूज़ करने चाहिए। घर में भी अगर जो लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो सल्फेट फ्री ही यूज़ करें, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट हमारा वो चल रहा है ना, स्टेप चल रहा है इसका ओजोन हेयर ट्रीटमेंट का, ठीक है, कि उसमें आप अभी स्टीम देंगे और उसके बाद जो है ना आप हेड वॉश आपका हो जाएगा। तो आपके जो रूखे सूखे बाल हैं, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुए हुए हैं, स्ट्रेटनिंग करके, हेयर ड्राई यूज़ करके, या फिर खासतौर पर जो कलर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। जो बहुत ज़्यादा हेयर कलर यूज़ करते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उन बालों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। और ये आपके बालों के लिए एक हेल्दी ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको रूटीन में कराते हैं तो आपके बाल जो हैं वो मैनेजेबल भी होने लग जाते हैं, ठीक है, और शाइन भी आती है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सही है जी, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो ये आपका एक बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो चलें, जब तक ये स्टीम हो रहा है फिर हम फवाद साहब से बात कर लेते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये CSR जो होता है इसमें लोकल कम्युनिटी की शमूलियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा, बल्कि इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए कि लोकल कम्युनिटी के लोगों को साथ एंगेज करें। जी बिल्कुल, एंगेज करना ज़रूरी है। देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप देखें पाकिस्तान में वाटर का एक बड़ा सीरियस क्राइसिस आता चला जा रहा है, मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो जंगलात हैं
उनका बहुत सीरियस इशू है, और कई ऐसे CSR इनिशिएटिव्स हैं जहां पर उन्होंने पौधे लगाने के लिए काम शुरू किया, लेकिन उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता पानी है? का। जी, एक पानी का, दूसरा वो जो लोकल कम्युनिटी है पौधा साथ लगाते नहीं देते हैं हैं, हाँ। एग्जैक्टली, या वो उखाड़ लेते हैं, बच्चों को नहीं पता होता वो उखाड़ जाते हैं, Okay. जो जरा सा बड़ा होता है वो कटने की तरफ आ जाते हैं, तो वो माइंडफुल नहीं होते। तो अगर लोकल कम्युनिटी शामिल हो, जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मैंने और आपने प्लांट लगाया हुआ हो और CSR एक्टिविटी के जरिए लगाया है, लेकिन कंपनी चली गई, हम दोनों यहीं पर हैं, तो हम उस पौधे की हिफाजत भी करेंगे Exactly, ऐसे ही क्योंकि हमारा दिल इन्वॉल्व है उस पूरी एक्टिविटी के साथ। दैट इज वाई लोकल कम्युनिटी नंबर 1। नंबर 2 ये अगर आप मीडिया को साथ इन्वॉल्व करते हैं तो ये है, तो ये मार्केटिंग गिमिक है ना Marketing आपका, ही है ना, हाँ। तो मार्केटिंग टेक्निक ही है, तो व्हाई नॉट टू इन्वॉल्व मीडिया? अच्छा, मीडिया के मतलब जरिए सहाफियों को, सोशल Yes. एक्टिविस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जी बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए कि आप हमारे इस CSR के अंदर आके देखें। 2% इज नथिंग फॉर अ कंपनी। जैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ ज़कात से, ज़कात 2.5% है। 2% अगर आप लगा रही है कंपनी CSR एक्टिविटी पर, तो कंपनी का 2% इज ह्यूज, इट इज़ मैसिव। जब आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं तो इट इज़ ह्यूज। तो आप उसमें लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, लोकल कम्युनिटी को शामिल कर सकते हैं। आप मसाजिद, एक बहुत बड़ा हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, आप उनको साथ शामिल कर सकते हैं कि हम एक नेक कॉज के लिए आ रहे हैं, हम नौजवानों को सिखाना चाह रहे हैं, डिसेबल लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, ख़वातीन को पढ़ाना चाह रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की उनको स्पेस देना चाह रहे हैं। बहुत से टैलेंटेड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, और आई हैव रिसेंटली वर्क, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि 1 लाख रुपए से कम जो तनख्वाह ले रहे हैं, इवन 1 लाख, विच इज़ इन पाकिस्तान इट्स हैंडसम मनी, उसमें भी ऐसे हैं जो अगले स्टेप पे इसलिए नहीं जा सकते कि बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस 1 लाख में उसे घर चला रहे हैं ना। तो हैं पढ़े लिखे बच्चे और टैलेंटेड हैं, 25 साल 28 साल 30 साल की ख़वातीन हैं, तो अगर उनको वो सर्टिफिकेशन एक फ्री मिल जाती है CSR के तहत, तो उनके करियर में एक ऐसा जंप होगा कि जो उनका लाइफस्टाइल चेंज कर देगा नस्लों के लिए। जो 1 लाख रुपए महाना पे कर रहे हैं, उनको आप 1.5 लाख की एक सर्टिफिकेशन करवाते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा उनको? उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा अपने बच्चों के लिए भी, और वो 1 लाख से 3 लाख 4 लाख पे जंप लगा सकेंगे। सो व्हाई नॉट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, और इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, मीडिया को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, लास्टली हमारा कहाँ तक हमारी चीज़ पहुँची है? स्टीम देने के बाद ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए शावर कैप पे ना देनी है, ठीक है, ताकि वो बालों में समटाइम ये होता है कुछ लोगों के स्कैल्प में स्टीम के बाद जब सर आपका हीटअप हो जाता है, तो जब आप शावर कैप नहीं लगाते, तो जैसे AC वगैरह ऑन है या फैन ऑन है, तो आपके सर में हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो वो बजाय इसके कि क्लाइंट रिलैक्स हो, वो फिर पैनिक हो जाता है, वो कहता है कि जी मेरे तो सर में दर्द हो गई इस ट्रीटमेंट के बाद। और वैसे भी एकदम से हेयर वॉश नहीं करते, शावर कैप पहनाते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद शावर कैप को रिमूव करके फिर हम लोग हेयर वॉश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओजोन हेयर ट्रीटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ हमारे साथ अहमद फवाद साहब भी थे, जो हम बात कर रहे थे CSR के हवाले से कि किस तरह हमारी कम्युनिटी सर्विसेज दे रही होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स, और किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है कम्युनिटी के अंदर, मुआशरे के अंदर। तो फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। हमारा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप भी आई और इसके ऊपर बात की हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।